हाय दोस्तों, मैं कृष्ण भाई चौरसिया सिटी DSSB नई दिल्ली से। दोस्तों आज हम एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो, नया कंटेंट, नया प्रश्न के साथ आ गए हैं, उपस्थित हैं आपके सामने। और यह प्रश्न आपको DSSB लेवल के एग्ज़ाम में तथा अन्य राज्य के किसी भी राज्य में यदि स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें यह बेहतरीन साबित होगा और यह प्रश्न आपको कहीं न कहीं आपको मिलने वाला है। दोस्तों आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। दोस्तों आज के डेट में CTET एग्ज़ाम में स्पेशल एजुकेशन का 5 से 10 प्रश्न आते हैं। 5 से 10 प्रश्न इसमें से आते हैं किसमें? CTET के एग्ज़ाम में। UP टेट के एग्ज़ाम में भी स्पेशल एजुकेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है ब्रेल संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रव्य से संबंधित है, स्पर्शी से संबंधित है, दृश्य से संबंधित है, गतिशील से संबंधित है। तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? आई होप कि आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका उत्तर आपको स्वतः चूज करना है और प्रश्न को स्वतः पढ़ना है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने क्या होगा? कौन बताएगा? स्पर्शी होगा। क्या होगा? स्पर्शी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसका उत्तर बी है। ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने उत्तर बी है। और चलिए देर न करते हुए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में कह रहा कि जब किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भौतिक, भाषाई आदि रूप से समस्या हो जाती है तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कौन बता रहा? तो दोस्तों उसे हम विकलांगता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकलांगता कहते हैं। ऐसी कैटेगरी जब हमें नज़र आती है तो उसे हम विकलांगता कहते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपके सामने SODA में से D संबंधित है। SODA में से D संबंधित है। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? यानी दोस्तों इसका उत्तर D का संबंध किससे है? डिस्टॉर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिस्टॉर्जन से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका उत्तर C होगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ प्रश्न को भी पढ़ेंगे और आप इसके उत्तर को स्वतः बताएंगे ताकि आपकी क्षमताओं का आप स्वतः अपना आकलन कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 4 दिया है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है यदि कोई बच्चा बड़े अक्षर को पढ़ लेता है और उसे प्रकाश का बोध होता है तब वह संबंधित है। यानी दोस्तों जो बच्चा बड़े अक्षर को पढ़ता है और उसे प्रकाश का बोध होता है कि नहीं, प्रकाश आ रहा है, ऐसी स्थिति में किससे संबंधित है बच्चा? यानी दोस्तों अल्प दृष्टिहीनता से संबंधित है। यानी दोस्तों अल्प दृष्टिहीनता से ऐसे बच्चे संबंधित होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा। इसका उत्तर बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो दोस्तों 5 में क्या कह रहा है? 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है कि मस्तिष्क के किसी पक्ष में समस्या होने से शारीरिक नियंत्रण न कर पाना क्या कहलाता है? यानी दोस्तों ये कह रहा है कि मस्तिष्क के किसी पक्ष में समस्या होने पर या होने से शारीरिक नियंत्रण न कर पाना क्या कहलाता है? यानी दोस्तों हम अपने अंग को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उस स्थिति में हम उससे क्या कहते हैं? हमें इसका जवाब देना है। चलिए उत्तर आपके सामने क्या है? प्रमस्तिष्की पक्षाघात। क्या है? प्रमस्तिष्की पक्षाघात। दोस्तों यही इसका उत्तर है। ठीक है,
आई होप कि आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा। इसका उत्तर ए है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। कह रहा है यदि कोई बच्चा 9 या 9 प्लस 6 बराबर 51 समझता है, यानी बच्चा जो 15 को 51 समझता है तो वह संबंधित है। यानी दोस्तों अब प्रश्न को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। यदि कोई बच्चा 9 प्लस 6 प्लस 51 को बराबर 51 को समझता है, यानी दोस्तों एक बार इस प्रश्न को फिर समझा जाए कि जैसे कि कोई बच्चा है, अगर हम उसे 9 प्लस 6 को देते हैं जोड़ने के लिए, और वहाँ पे आता है 15 और 15 को बच्चा समझता है 51, तो वह संबंधित है। वह विकलांगता किससे संबंधित है इसके बारे में मुझे बताना है, ठीक है। यह अधिगम अक्षमता से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अधिगम अक्षमता, ठीक है दोस्तों, यह अधिगम अक्षमता से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत में आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? ठीक है दोस्तों, आरटीई एक्ट जो लागू हुआ था भारत में, वह कब लागू हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 10 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 मार्च 2010 को, 4 मार्च 2010 को। यानी कब हुआ था हमें इसको बताना है। कौन बता रहा? तो यानी दोस्तों इसका उत्तर बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर 1 अप्रैल 2010 होगा। ठीक है, इसका उत्तर बी सही है, 1 अप्रैल 2010। अब चलिए हम चलते हैं देर न करते हुए अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में क्या करा? निम्नलिखित में से पिछड़े बालक की विशेषता है। यानी दोस्तों जो पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चा पिछड़ा बालक है, तो उससे संबंधित प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से पिछड़े बालकों की विशेषता है। जो पिछड़े बालक हैं उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में बताना है। सीखने की गति धीमी होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और समायोजित व्यवहार ऐसा होता है, या उपरोक्त सभी। इसमें से दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? डी, यानी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी यही उसका उत्तर है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी सीखने की गति धीमी होती है, मानसिक रूप से वह अस्वस्थ होते हैं, समायोजन की व्यवहार में असमानताएं पाई जाती हैं। ये सब उसकी विशेषताएं क्या हैं? यह सब उसकी विशेषताएं हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, यानी प्रश्न संख्या 9 में कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग की जाती है? या दोस्तों ठीक है, जो हकलाने की प्रक्रिया होती है, जो हकलाने की समस्या होती है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी बच्चे में हकलाने की जो समस्या आती है या दिखती है, तो उसे दूर करने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उत्तर है जो आपको उस समस्या को दूर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है? यानी दोस्तों इसका उत्तर डी होगा। क्या होगा? इसका उत्तर आपके सामने डी है। क्या है? डी। कह रहा है इसमें कि लंबे समय तक भाषण, यानी दोस्तों ऐसा बच्चा जिसे हकलाने की समस्या हो उसे लंबे
समय तक भाषण देने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो ऐसे में उसकी उस स्थिति, उस समस्या को कम किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में क्या करा, प्रश्न संख्या 10 में करा कि क्लर्क के अनुसार, मतलब क्लर्क के अनुसार सामान्य श्रवण दोष कितने डेसिबल होती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्लर्क के अनुसार सामान्य श्रवण दोष कितने डेसिबल होता है, हमें इसको बताना है। आई होप कि आपको इसका उत्तर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो जो क्लर्क महोदय थे उनके अनुसार जो है श्रवण दोष जो है 10 से 15 डीबी हेयरिंग लॉस जो होता है वही होता है। ठीक है दोस्तों, उनके अनुसार जो है इसका उत्तर ए सही है। क्या सही है? ए सही है। क्या 10 डीबी से 15 डीबी तक हेयरिंग लॉस होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि RCI में पंजीकरण, यानी RCI में पंजीकृत होने के बाद RCI कितने वर्ष तक मान्य रहता है। ठीक है, यानी दोस्तों कि जब हम अपना जो स्पेशल एजुकेशन का डिग्री या डिप्लोमा जो हम लेते हैं और उसका जब RCI रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका समय कितने वर्ष तक मान्य रहता है, वो ये पूछ रहा है। आपको इसका जवाब देना है। तो यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने सी होगा। क्या होगा? सी। इसका उत्तर सी है, यानी 5 वर्ष तक उसकी वैलिडिटी रहती है RCI की। ठीक है, और फिर उसके बाद RCI आपको 3 से 4 हज़ार रुपया चूना लगाएगी। 3 से 4 हज़ार रुपये एक बार नहीं लगाएगी, मतलब 100 पॉइंट लेने में आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया आपको लगाना होगा। ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्पेशल फील्ड में यदि कोई डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, उसे वैध बनाने के लिए RCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको, और उस RCI रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग केवल 5 वर्ष होता है। यानी दोस्तों उसमें पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को लेने के लिए अलग अलग RCI करना पड़ता है, RCI अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको 100 पॉइंट होता है। आप फिर उसे रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें पैसा लगता है, आपको लगेगा, और उसे RCI रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना भी जरूरी होता है। चलिए चलते हैं देर न करते हुए अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में क्या करा कि निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है, ऐसा इसका उत्तर देना है। यानी दोस्तों जो दृष्टिबाधित बालक से संबंधित ऑप्शन है उसको अलग कर लेना है, और जो नहीं है उसका आपका उत्तर होगा। यानी ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित संबंधित है, स्पर्शी आकृति दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है, विशेष प्रकार की छड़ी यह भी दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है। यानी डी इसका उत्तर है, यानी डी नहीं है। क्या नहीं है? डी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका उत्तर डी नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है संबंधित नहीं है, यानी ये पूछ रहा है नहीं है, तो ये क्या नहीं है? श्रवण यंत्र दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से, यानी दोस्तों निम्नलिखित में से विकलांगता के प्रति गलत धारणाएं हैं। अब देखो ये प्रश्न एक धाकड़ प्रश्न आपके सामने आ गया है। इसमें कह रहा है
विकलांगता के प्रति गलत धारणाएं हैं। देखो समाज में कुरीतियाँ बहुत हैं, ठीक है। समाज में विकलांगों के प्रति एक अलग थिंकिंग रखी जाती है, जबकि ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है। और जो पद पे विराजमान लोग हैं, उसी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं एक नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर कहीं न कहीं गलत पॉइंट आ ही जाता है। भले ही वो मतलब कि वो सामने कुछ और बात करते हैं, लेकिन वो सकारात्मक रूप से वर्क नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक आ गया है विकलांगता के प्रति गलत धारणाएं हैं, यानी समाज के लिए बोझ है, यह भी एक उनकी धारणाएं हैं। समाज के प्रति बोझ है, ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, ये भी गलत थिंकिंग है। पूर्व जन्म का पाप, ये भी उनकी गलत थिंकिंग है। अरे भाई पूर्व जन्म का पाप है क्या, तुमने देखा था क्या? तुमने देखा नहीं था ना। तो ऐसी धारणाएं क्यों मतलब कि समाज में प्रचलित करते हो? भाई तुम कौन सा कर्म कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, उसको तो देखो, और दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हो, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। मतलब आपके ऊपर क्या है क्या नहीं, उसकी बात हटाओ। और यही इसका डी ऑप्शन सही है, यानी दोस्तों यह उपरोक्त सभी जो है यही इसका उत्तर है। यानी इन तीन ऑप्शन जो हैं सब लागू होते हैं कहीं कहीं, मतलब कि ये किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ये बात सुनी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, फिल्म तारे ज़मीन पर। एक फिल्म है जिसका नाम है तारे ज़मीन पर, ठीक है, तारे ज़मीन पर, किस विकलांगता से संबंधित है, हमें इसको बताना है। दोस्तों यदि आप इस फिल्म को ना देखे हैं तो देख लें, और यह फिल्म आपको अधिगम अक्षमता से संबंधित समस्याएं, समाधान और समाधान के तरीका उसमें आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आपके सामने वी है। क्या है? वी है। क्या है? वी इसका उत्तर सही है। अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता से संबंधित तारे ज़मीन पर जो फिल्म है उसमें दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में क्या कह रहा, बड़ा दिखाना लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करना, इसे कहा जाता है। यानी दोस्तों यह पूछ रहा है कि बड़ा दिखाना लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करना, इसे क्या कहते हैं? तो बच्चा जो है जो ऐसी स्थिति कौन से बच्चे करते हैं कि जो अपने आप को बड़ा दिखाना, मतलब खूब बड़े दिखाते हैं, तो मतलब अपने आप को बड़ा बनते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने डी होगा। क्या होगा? आपके सामने इसका उत्तर डी है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या इसमें 16 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, भारत में पहली बार राजपथ पर भारतीय सांस्कृतिक भाषा की झांकी कब निकली है? यानी दोस्तों ये जो है राजपथ पर भारतीय सांस्कृतिक भाषा की झांकी कब निकाली गई? ठीक है, यही इसका पूछने का तात्पर्य है। और इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन बताएगा? कौन बता रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 2021 को। क्या कब होगा? 26 जनवरी 2021 को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में क्या करा,
कर मध्य बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे में, मतलब मध्य बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे में इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है, इसको चूज करना है। और कर शिक्षणीय प्रशिक्षणीय संरक्षण इनमें से कोई नहीं, यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने बी होगा। क्या होगा, यानी इसका उत्तर आपके सामने बी होगा। ठीक है, आई होप कि आप अपने ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे और अपनी क्षमताओं को आंक रहे होंगे कि कितना प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए देर न करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने आ गया। प्रश्न संख्या 18 में क्या आ रहा है, निम्न में से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी दोस्तों प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसका ऑप्शन मुझे देना है। यानी प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसके बारे में बताना है। क्या नहीं है, उसके बारे में बताना है। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने बी हो, क्या है आपके सामने वी होगा। कितना होगा, कौन सा है, वी। ठीक है, कितने, अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने इसका जवाब दिया है अभी तक। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, वी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देर न करते हुए अब चलते हैं प्रश्न संख्या, सॉरी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने सी है। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 19 तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्रश्न संख्या 19 है, कर गर्भाधान से मृत्यु तक, गर्भाधान से मृत्यु तक हम जिन परिवर्तनों से गुजरते हैं वे हैं, यानी दोस्तों ये कह रहा कि गर्भाधान से मृत्यु तक हम जिन परिस्थितियों से, जिन परिवर्तनों से गुजरते हैं वे हैं विकासात्मक। क्या हैं दोस्तों, इसका उत्तर विकासात्मक होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा कि समावेशी शिक्षा को अधिकार आधारित मॉडल क्यों कहा जाता है, अधिकार आधारित मॉडल क्यों कहा जाता है, दोस्तों इसके बारे में बताना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। इसका उत्तर आपके सामने उभरू सभी होगा। देखो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। समावेशी शिक्षा को अधिकार आधारित मॉडल क्यों कहा जाता है, समान अवसर देने के उद्देश्य से, ठीक है, पूर्ण भागीदारी का अवसर देने से, ठीक है, अधिकारों का संरक्षण करने से, ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी दोस्तों इसका उत्तर सभी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 में क्या कह रहा, प्रश्न संख्या 21 में कह रहा, यदि कोई बच्चा 15 को 51 समझता है तो वह संबंधित है, यानी दोस्तों जब 51 को जब 15 को 51, 51 को 15 समझा जाता है तो वह किस विकलांगता से संबंधित होता है। दोस्तों यह अधिगम अक्षमता वाले विकलांगता से यह दर्शाता है। ठीक है, यह अधिगम अक्षमता वाली विकलांगता को दर्शाता है, यानी दोस्तों इसका उत्तर बी आपके सामने सही उत्तर सही है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 में कह रहा कि चलन या हड्डी रोग क्षति के कारण हो सकता है, यानी दोस्तों चलन या हड्डी रोग क्षति के कारण हो सकता है, जन्मजात कारण हो सकता है, अर्जित कारण हो सकता है, वंशानुगत कारण हो सकता है, उपरोक्त सभी, यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने
उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि चलन या हड्डी रोग इन सभी के कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं करक स्नेलन चार्ट संबंधित है। देखो, जब हम स्नेलन चार्ट का प्रयोग करते हैं तो वो हम किस परिप्रेक्ष्य में करते हैं, वो हम दृष्टि परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो आई होप कि इसका उत्तर आपके सामने बी होगा। क्या होगा? इसका उत्तर आपके सामने बी होगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका उत्तर है बी। तो दोस्तों अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। और दोस्तों आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। और दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो नया कंटेंट नया प्रश्न के साथ आए तो आपको तत्काल मिल जाए। और आपको कोई भी वीडियो में अपडेट आए या स्पेशल एजुकेशन से या स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम से संबंधित रिलेटेड कोई आपके सामने अगर सूचना है तत्काल आपको मिल जाए, तो दोस्तों इस कारण आपको लग रहा कि आपके हित में अगर है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, ना ही अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिए, लेकिन करिए कुछ ज़रूर। तो दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 24 तरफ। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा कान का परीक्षण कौन करता है? कौन करता है बता सकते हो? कान का परीक्षण कौन करता है, हमें इसको बताना है। श्रवण विशेषज्ञ करता है, भाषा विशेषज्ञ करता है, मनोवैज्ञानिक करता है, विशेष शिक्षक करता है। कौन करता है? यह श्रवण विशेषज्ञ करते हैं। कौन करते हैं? श्रवण विशेषज्ञ करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 25 तरफ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 में क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 25 में पूछ रहा है कि समावेशन शुरू होता है, मतलब समावेशन कहाँ से शुरू होता है हमें उसको बताना होता है। ठीक है, बताना है। ठीक है दोस्तों, मॉन्टेसरी स्तर पर शुरू होता है, प्राथमिक स्तर पर शुरू होता है, द्वितीयक स्तर पर शुरू होता है, उच्च माध्यमिक स्तर पर शुरू होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप इसे ऑप्शन दे चुके होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने ये है, यानी मॉन्टेसरी स्तर जो है यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, जो समावेशन होता है वो मॉन्टेसरी स्तर पर ही होता है। वो शुरू में जो हमारे प्राथमिक जो स्तर होता है उसी में होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपका ये है कि वीडियो में कोई अपडेट या स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोई अपडेट है तो आपको तत्काल मिल जाएगा। और यह वीडियो, यह प्रश्न, यह कंटेंट आपको ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको कारगर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों यह सीटेट, यूपीटेट या अन्य एग्ज़ाम में भी स्पेशल एजुकेशन के बेहतरीन प्रश्न जो पूछे जाते हैं उससे यह संबंधित है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।